जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो टीचर है, जो आलम है, जो मुहद्दिस है, मुफस्सर है, जो पंडित है, जो गुरु है, उसको कोई भी नाम दे लें। मुख्तलिफ मज़ाहब में, मुख्तलिफ तहज़ीबों में और मुख्तलिफ कौमों में इसको कई नामों से याद किया जाता है। जो आलम है, टीचर है, उसकी बहरहाल एक बहुत बड़ी वैल्यू है हर सोसाइटी में, हर माशरे में और इंसानी ज़िंदगी के हर दौर में। बहरहाल टीचर्स की, उस्ताद की एक वैल्यू रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो कौमें उस्ताद का एहतराम करती हैं, उस्ताद को रिस्पेक्ट देती हैं, उसको वैल्यू देते हैं, वो कौमें तरक्की करती हैं, वो अरूज पाती हैं, वो आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन जो कौमें उस्ताद की कदर नहीं करती, जो पैगंबर होते हैं, जो नबी हैं, वो भी क्योंकि उस्ताद हैं, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया कि इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिम। अगरचे उन्होंने ज़िंदगी में हर शोबे में काम किया, वो आलम भी थे, वो साइंसदान भी थे, वो मुईशतदान भी थे, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, वो सुपर सलार भी थे, बादशाह और शहनशाह भी थे। दुनियावी नुक्ता नज़र के जो शहनशाह और बादशाह नहीं है, वो बादशाह, क्योंकि पैगंबर बज़ाते ख़ुद इस दुनिया का सरदार होता है, उसके होते हुए किसी और की सरदारी काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन उन्होंने भी, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बाकी पैगंबरों की तरह जो अपने लिए मनसब पसंद किया, इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिम, कि मैं उस्ताद बना के भेजा गया हूँ। तो इस्लामी माशरे में, इस्लामी तहज़ीबों में जो उस्ताद है उसको मुफस्सर भी कहते हैं, मुहद्दिस भी कहते हैं, उसको फ़क़ीह का नाम भी दिया जाता है, उसको इमाम कहते हैं, उसको शेख कहते हैं। अगर हम इन्हीं नामों को इल्म की बजाय हम तरीक़त की तरफ ले जाएं तो उसको हम मुर्शिद कहते हैं, पीर कहते हैं, सूफ़ी कहते हैं। हम उसको वली, कुतुब, अब्दाल, मलंग, दरवेश कहते हैं। ये जो लफ्ज़ हैं, ये क्योंकि इस्लाम के अंदर भी दो स्कूल ऑफ थाट हैं, एक तरीक़त है, एक शरीयत है। शरीयत इल्म को, लॉजिक को, मंतक को फॉलो करती है। जो तरीक़त है वो रूहानियत पे बिलीव करती है। तो उनके अपने उलमा हैं, उनके अपने स्कॉलर्स हैं, लेकिन जो शरीयत को फॉलो करने वाले लोगों के अपने फुक़हा, अपने उलमा, अपने मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन हैं। लेकिन बहरहाल मैं क्योंकि बात आज उस्ताद की करूँगा, और उस्ताद को डिफरेंट क्लासेस में जो हम डिवाइड करते हैं, उसके क्राइटेरिया, उनके मयार के हवाले से बात करूँगा कि हम उस्ताद को पूरी दुनिया में किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, किस तरह से उसके रोल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो उस पे जाने से पहले, क्योंकि पूरी दुनिया बहरहाल चाहे इससे जितना मर्जी इनकार करे, लेकिन इसमें कोई शक को नहीं है कि वो मज़हब के इन्फ्लुएंस में है। यूरोप देखें, वो क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है वो भी क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में है। अगर हम अरब की दुनिया में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, ईरान, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट में चले जाएं, तो ये इस्लाम के इन्फ्लुएंस में है। अगर हम हिंदुस्तान की तरफ चले जाएं, नेपाल, श्रीलंका को देखें, तो वो हिंदुइज़्म के इन्फ्लुएंस में है। इससे आगे अगर चले जाएं, चाइना, जापान, मलेशिया, तो इन कंट्रीज़ में हिंदू मत का इन्फ्लुएंस है। तो गोया पूरी कायनात में, पूरी ज़मीन में कोई शक को नहीं है कि मज़हब का इन्फ्लुएंस है, मज़हब का रोल है। तो अगर मज़हब के रोल को, बुनियादी रोल से हम इनकार नहीं कर सकते, तो फिर क्यों ना हम डिफरेंट जो मज़ाहब हैं उनके अंदर जो उलमा के लिए, जो टीचर्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, उसको हम हाईलाइट कर दें। तो गोया इस्लाम की जो इस्तिलाहात थी, जो शरीयत के हवाले से, तरीक़त के हवाले से, वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी बहरहाल सबसे बड़ा जो टाइटल है, जिस तरह इस्लामी दुनिया में हम खिलाफत का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, अगर कोई नबी ज़िंदा हो तो वो नबी तो बज़ाते ख़ुद बर बनाए ओहदा, इन विर्च्यू ऑफ हिज डेजिग्नेशन, हिज टाइटल, वो सरदार होता है। वो दुनिया के मामलात सारे संभालता है और लोगों के मुईशत, माशरत, तमद्दन, सियासत, हर चीज़ के फ़ैसले नबी करता है अपने अहद और अपने दौर में। नबी के बाद क्योंकि खिलाफत कायम होती है, जो खुलाफाए राशिदीन हैं वो इस चीज़ के मुकल्लफ़ होते हैं, इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि अल्लाह की दी हुई शरीयत के मुताबिक, नबी के लाए हुए कानून के मुताबिक, टेस्टामेंट्स के मुताबिक, जो पुराने दौर थे उसमें चाहे तौरात हो, अंजील हो, ज़बूर हो, बाइबल हो, उसके मुताबिक अंबिया
फैसले करते थे, लेकिन आज के दौर में आखिरी जो मैनस्क्रिप्ट है, आखिरी जो डिवाइन बुक है वो होली कुरान है। तो कुरान की रोशनी में दुनिया में फैसले होंगे। तो जो क्रिश्चियनिटी है उसमें सबसे बड़ा टाइटल पॉप का है, वो वेटिकन सिटी में बैठते हैं और वो पूरी दुनिया की जो क्रिश्चियनिटी है उसको लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद फिर उनके फर्दर जो टीचर्स हैं या उनके मज़हब के पेशवा हैं उनको फादर भी कहते हैं, कार्डिनल है, बिशप है, पास्टर है, फिर डीकन है, नन्स, मॉन्क्स, नन्स हम लेडीज़ को कहते हैं और मॉन्क्स हम मेल को कहते हैं, जो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को क्रिश्चियनिटी के नाम और होली क्राइस्ट के नाम कर देते हैं। तो चैपलिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो आम सोसाइटी के अंदर वो चर्च होते हैं, लेकिन अगर आप दूर दराज इलाकों में चले जाएं तो अगर वो चर्च नहीं है, अगर वो छोटी मास्क है तो उसको हम चैपलिन कहते हैं। तो अगर हम हिंदू धर्म में चले जाएं तो हिंदू धर्म में हमें पता है वहाँ पे पंडित है, वहाँ पे ब्राह्मण है, वहाँ पे सन्यासी है, वहाँ पे हमें पता है कि साधु भी होते हैं, वहाँ पे स्वामी है, गुरु है। ये जो टाइटल हैं हिंदू मत के, ये भी हिंदुइज़्म में, हिंदुओं के माशरे में उस्ताद का दर्जा रखते हैं। ये लोगों के मुईशत के, माशरत के, तमद्दन के, सियासत के उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके फैसले करते हैं। आजकल भी इंडिया में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इसमें बहुत ज़्यादा आपको योगी भी नज़र आएंगे, सन्यासी भी नज़र आएंगे, पंडित भी नज़र आएंगे। इनकी क्योंकि बज़ाते खुद जो नशो नमा हुई है, जो एवोल्यूशन हुई है, जो इवॉल्व हुई है, ये पॉलिटिकल पार्टी ये हिंदुत्व के नाम से हुई है और ये मैं समझता हूँ कि हिंदुइज़्म के नाम से हिंदुस्तान में पॉपुलर हुई। इन्होंने जो बाबरी मस्जिद को गिराया और इसके बाद जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको हिंदू धर्म में वापस लाने का जो फैसला कर रहे हैं या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके वाले से ये हिंदू माशरे में, ये हिंदुस्तान में एक पॉपुलर जमात की शक्ल में गुज़श्ता 15-20 साल से उभर के आई है और हिंदुस्तान में अपना बहरहाल इन्होंने एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन एस्टेब्लिश किया है। ताकि दूसरे मज़हब में भी हमें नज़र आते हैं, वो चाहे ज्यूज़ हों, उनमें रब्बी होते हैं, उन पे उनके अपने जो मजहबी पेशवा हैं अपने मज़हब के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। बुद्धिस्ट हैं, वो अपने जो उनकी डॉक्ट्रिन है, जो उनका रिलीजन है, उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। लेकिन बहरहाल उस्ताद जो हैं वो रिलीजियस भी हो सकते हैं और वो किसी स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के भी टीचर हो सकते हैं, वो चाहे लेक्चरर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, रिसर्चर हो, स्कॉलर हो, कोई भी नाम उनको दे लें। ये जो फ़ी ज़माना जो मरवज स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, उनमें उस्ताद बहरहाल मौजूद हैं। अगर हम इन टीचर्स को क्लासीफाई करना चाहें, इनको हम अंडरस्टैंड करना चाहें, इनकी डिफरेंट ग्रुप्स को या इनके रोल को, तो मेरे पास इनकी ये 8 डिफरेंट क्लासेस हैं या 8 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। या इसको मैं इस तरह से अगर आपके सामने पेश करूं कि यह 8 डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं जिनकी बुनियाद पे हम टीचर्स को क्लासीफाई करते हैं। जो पहली क्लास है वो ऑर्गेनिक है, वो नेचुरल क्लासेस हैं, वो नेचुरल टीचर्स हैं। वो टीचर्स ऐसे हैं कि वो बाय बर्थ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के उस्ताद बन जाते हैं। पहली जो दर्सगाह है इंसान की वो उसकी माँ की गोद है। तो गोया जो पहला उस्ताद नेचुरली ऑर्गेनिकली इंसान को दुनिया में मिलता है वो उसकी वालदा है, उसकी माँ है, फिर उसके वालिद है, फिर उसके बहन भाई हैं, फिर फैमिली, माशरा, ये सारे लोग उनकी तरबियत करते हैं हर इंसान की। तो ये ऑर्गेनिक टीचर का या ऑर्गेनिक एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि जो फ़ीस माना स्ट्रक्चर एजुकेशन में डिफरेंट लेवल्स हैं। जिस तरह प्री स्कूल एजुकेशन है, फिर उसके बाद प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर कॉलेज की ज़िंदगी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी या हायर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है, उनमें टीचर्स के स्किल और उनकी कैटेगरीज भी मुख्तलिफ होगी। जो तीसरी कैटेगरी मेरे पास है वो ऑक्यूपेशन के, वो सब्जेक्ट एरिया के एतबार से है कि हम टीचर को उनकी
एजुकेशन के एतबार से, उनके स्किल के एतबार से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। किस तरह से बायोलॉजी के टीचर होंगे, मैथ के, साइंस के, फिज़िकल एजुकेशन के, इस तरह जो सब्जेक्ट के वो अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशल होते हैं, तो वो अपनी ही फील्ड में, अपनी ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं और बच्चों को, लर्नर को उस फील्ड में एक्सपर्ट बनाते हैं। इन्हीं टीचर्स को, इन्हीं असातिज़ा को हम उनकी एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत के स्टेटस के अतबार से भी क्लासीफाई करते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं कि कुछ फुल टाइम डेडिकेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के साथ, उनकी फुल टाइम मुलाजमत है और वो उसी इंस्टीट्यूशन के साथ डेडिकेशन के साथ टीच करते हैं बच्चों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। दूसरे पार्ट टाइम टीचर हैं। तीसरे प्रोबेशनरी टीचर्स हैं जो इनिशियली इंगेज तो हो गए, उनकी रिक्रूटमेंट तो होगी, लेकिन वो अभी परमानेंट टीचर्स नहीं बने, वो टेम्परेरी टीचर हैं, प्रोबेशन पे हैं, अभी अपनी मुलाजमत के इनिशियल स्टेज पे हैं। फिर कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। फिर ऐसे भी टीचर्स हैं जो अपनी सर्विस पूरी करने के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो वो प्रोफेसर ऑफ एमराइटस बन जाते हैं। वो अपने ऑफिस को, अपनी फैसिलिटी को रिटेन तो करते हैं, वो फुली गिव अप नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, वो किसी न किसी लेवल पे इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच रहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, क्योंकि उनकी बहरहाल एक लंबा अरसा अपने सब्जेक्ट में, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएशन होती है। और वो प्रोफेसर्स, वो टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ तक जिस लेवल पे भी पॉसिबल हो वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं अपनी पूरी रिमेनिंग लाइफ के दौरान। फिर मेरे पास जो पांचवा है, वो टीचर अपने स्किल के अतबार से, अपने एक्सपर्टी के अतबार से भी हम टीचर्स को क्लासीफाई करते हैं। कुछ टीचर होते हैं कि वो नोविस होते हैं, नोविस में नए टीचर्स होते हैं, उनके अभी टीचिंग स्किल डेवलप नहीं हुए होते। टीचिंग स्किल मीन उन्हें क्लास मैनेजमेंट या सब्जेक्ट पे कमांड या स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल उनके उस तरह के एस्टेब्लिश नहीं होते जिस तरह एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टीचर के होते हैं। ऐसे टीचर को हम नोविस टीचर कहते हैं। दूसरे एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनका 4, 5, 6 साल का एक्सपीरियंस होता है, उन पे उनकी सब्जेक्ट पे भी कमांड होती है, क्लास मैनेजमेंट भी वो अच्छा कर लेते हैं, अपने लेक्चर को, अपनी जो वो डिलीवर करते हैं प्रेजेंटेशन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टूडेंट के सामने पेश करने की भी उनमें कॉम्पिटेंसी आ जाती है। जो तीसरे टीचर हैं वो मास्टर हैं, वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पे उन्हें अगर खड़ा कर देंगे तो वो अपने सब्जेक्ट के साथ दयानतदारी करेंगे, अपने टॉपिक के साथ वो इंसाफ करेंगे। वो कहीं भी किसी भी वक्त अपने सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे बड़ा अच्छा वो डिलीवर कर देंगे। जो छठा है, वो हमें पता है कि दुनिया में आजकल सर्टिफिकेशन का बड़ा रवाज है। ये बल्कि एक अच्छा टूल है जिससे हम इंसान को, इंसानियत को गुलाम बनाते हैं, उन्हें जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन का एक ड्रामा पूरी दुनिया में मौजूद है कि हम डिफरेंट जो स्किल्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। अगर चाहे किसी न किसी लेवल पे मुमकिन है इसका कोई बेनिफिट भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंसानों को, लोगों को गुलाम बनाने के अतबार से एक तदबीर है कि उनको सर्टिफिकेशन में आप जकड़ देते हैं। इवैल्यूएशन तो ऑडियंस करते हैं, सोसाइटी करती है, इंस्टीट्यूशन करता है। तो बहरहाल हम उस टॉपिक की डिटेल में नहीं जाते। तो कुछ टीचर्स होते हैं वो बहरहाल सर्टिफाइड हैं, कुछ टीचर नॉन सर्टिफाइड हैं, वो भी अपने प्रोफेशन, अपने स्किल में सर्टिफाइड नहीं होते। जो 7वीं क्लास है मेरे पास, वो इन्वायरमेंट बेस टीचर्स हैं। कुछ टीचर्स या कुछ असातिज़ा हैं कि वो रूरल जो एरिया में काम करते हैं, मुज़ाफ़ाती इलाकों में, देहातों में स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। लिमिटेड फैसिलिटी के साथ एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कुछ टीचर होते हैं कि वो अर्बन एरिया में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा उन्होंने अर्बन एरिया में ही स्पेंड किया होता है। कुछ टीचर्स हैं जो मिक्स्ड इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होते हैं कि वो अर्बन और रूरल के दरमियान में मुमकिन कुछ जगह हो जहाँ पे वो काम करते हों। जो 4थी क्लास है, इसी में इन्वायरमेंट बेस अगर मैं टीचर्स को क्लासीफाई करूँ
तो वो ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो वर्चुअल हैं, वो डिस्टेंस एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, तो वो ऑनलाइन अपनी क्लासेस को मैनेज करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर को ट्रेन करते हैं। तो ये वर्चुअल टीचर हैं, ऑनलाइन आते हैं, वो चाहे जूम के थ्रू आ जाएं, व्हाट्सएप पे आ जाएं, या कोई भी और अपना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें जिससे वो अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं। फिर जो पांचवी कैटेगरी है इसी इन्वायरमेंट बेस की, वो ऐसे असातिज़ा हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरूए कार लाते हैं, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है इसको अवेल करते हैं, वो रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और डिफरेंट एनिमेशन से अपने स्टूडेंट को वो टीच करते हैं। रिकॉर्डिंग कराने के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको होस्ट कर देते हैं किसी होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या अपनी उन्होंने प्रोफेशनल वेबसाइट भी बनाई होती है, वहाँ पे भी उनकी जो वीडियोस हैं अवेलेबल होती हैं। कुछ लोगों ने अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में उनके चैनल्स भी हैं, उनके प्लेटफॉर्म भी हैं, ये पेजेस हैं जहाँ पे वो अपने कंटेंट को अपलोड कर देते हैं और स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि वहाँ पे वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जब वो कंफर्टेबल हों, उसको रिव्यू करके चीज़ें लर्न कर लें। तो जब वो क्लास में आते हैं या ऑनलाइन किसी भी लेवल पे किसी भी तरह का उनका इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होती है, क्वेश्चन आंसर होता है, अदरवाइज़ इससे पहले का वो सारा होमवर्क जो स्टूडेंट्स हैं वो कर चुके होते हैं। जो आखिरी क्लास है, आखिरी जो कैटेगरी है या क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम टीचर्स को क्लासीफाई करते हैं, वो पेडागोजिकल अप्रोच है। इस पेडागोजिकल अप्रोच पे हम जो टीचर्स को क्लासीफाई करते हैं, इनकी दो क्लासेस हैं। पहले इनकी जो कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं, जो तमीरी काम करते हैं, और दूसरे बिहेवियरिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स का, ऑडियंस का, लर्नर का बिहेवियर ठीक करते हैं, उनके किरदार की तामीर करते हैं, उनके स्पीकिंग स्किल्स या जो भी उनका टारगेट है वो पर्टिकुलर स्किल्स अपने स्टूडेंट्स में, अपने ऑडियंस में डेवलप करते हैं। जो कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं, कंस्ट्रक्शनिस्ट मीन उन्होंने तामीर करनी है किसी न किसी चीज़ की, तो अमूमन जो उस्ताद का काम है वो फ़िक्री होता है, वो स्किल सिखाना है, वो माइंडसेट, सोच या अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना होता है। अगर आपका माइंडसेट, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी पर्टिकुलर इशू पे या पर्टिकुलर स्किल या प्रोफेशन पे अगर डेवलप हो गई, तो फिर आपके लिए उस प्रोफेशन में ग्रो करना, आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो गोया मेरे पास ये 8 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसकी बुनियाद पे हम दुनिया के असातिज़ा को क्लासीफाई करते हैं। उनको हम डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं या सब ग्रुप हैं या क्लासेस हैं, सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं ताकि हम उनके रोल को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।